अगर तो आप लोग अपने मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, बेशक स्टडी के लिए, बेशक जॉब के लिए या बेशक परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लें, क्योंकि इसमें से अगर आप कोई एक चीज भी मिस करेंगे तो या तो आप लोगों का काम बनना ही नहीं है, या अगर आप लोग किसी तरीके से बाहर चले भी गए तो आप लोग वहां जाके ऐसी ठुकनी है कि आप लोगों को मेरी ये बात तब याद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने अपने मुल्क से बाहर जाना है तो सबसे पहले आप लोगों को कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है और किन चीजों पे आप लोगों ने 1% भी लापरवाही नहीं करनी। मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेयरनेस रिलेटेड काफी मेहनत करके वीडियोस डाल चुका हूँ और आप लोगों ने उन सब वीडियोस पे बहुत मोहब्बत का इज़हार किया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उन वीडियो के कमेंट्स से मैंने एक चीज फील किया कि आप लोगों में से मेजोरिटी लोगों को अभी भी नहीं पता कि अगर आप लोगों ने बाहर जाना है तो आप लोगों ने अपनी तैयारी कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं और उसकी तरतीब क्या है कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। बहुत ज्यादा लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो मैं स्पेशली ये सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बना रहा हूँ। अब जिन लोगों को ये सारी अवेयरनेस ऑलरेडी नहीं है, इसमें उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों के बारे में हमारे माशरे में कोई लर्निंग ही नहीं है और बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और बिलीव करें, जितने सालों से भी मैं बाहर हूँ, इस दौरान जितने भी लोगों को मैंने अपना मुल्क छोड़ के बाहर आते देखा है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी के साथ ही नहीं आते। और तैयारी से मुराद मेरी यहाँ पे ये नहीं है कि सूटेड बूटेड होके आना है, वो तो डेफिनेटली सारे बड़ा सूटेड बूटेड होके आते हैं, लेकिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे करके आते, या जो डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं वो सही तरीके से तैयार ही नहीं करके लेके आते। फिर होता क्या, फिर बाहर आके धक्के खा रहे होते हैं, फिर परेशानियां फेस कर रहे होते हैं, और वही काम जो अपने मुल्क में आप सस्ते में कर सकते हैं वो बाहर आके आप लोग उसके लिए 10 गुना ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं, और साथ में तकलीफ वकरी उठाते हैं, टाइम वखरा वेस्ट करते हैं, और कई लोगों के मसले इवन ऐसे बन जाता है कि उन लोगों को वापस जाना पड़ता है। तो आप लोगों को मेरा बरादराना मशवरा है कि ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देख लें, खुदारा इस वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फायदा है। और मेरा ख्याल है इस टॉपिक पे बात करने वाले आप लोगों को ना होने के बराबर मिलेंगे। उसकी रीजन ये कि मेजोरिटी लोग आप लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि हकीकी नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास वैसे ही नहीं है, और जिनके पास है वो आप लोगों को कन्वे ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहली चीज जो है ना, वो आप लोगों ने अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। इस चीज को आप लोगों ने बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। आप लोगों का कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस में ऐसे लोग भी देखे हैं जो नॉन कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड उठा के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे आके वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन अब सब कंट्रीज ने भी बड़ी सख्ती कर दी है, अब अगर कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप लोगों को विजिट वीजा भी नहीं इशू होता। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आप लोगों का आईडी कार्ड कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। पासपोर्ट में आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि 10 ईयर्स वाला आपके पास होना चाहिए। उसकी बहुत सारी रीजन है, अगर मैं उन रीजन में जाऊंगा तो एक वीडियो लाता से बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात आप अपने ज़हन में डाल लें कि अगर तो आप लोगों ने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया तो आप लोग 10 साल वाला पासपोर्ट बनवाएं। उसके बाद आ जाता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आप लोगों की पेरेंट्स साइड से होता है, जिसके अंदर आपके बहन भाइयों का और आपके वालिदैन का मेंशन होता है। ये भी आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए। फिर आता है कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप लोगों का कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट, सादा निकाहनामा नहीं चलेगा, कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। फिर अगर आप लोग के बच्चे हैं तो आपके बच्चों के कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट, और आपके बीवी और बच्चों के पास भी स्मार्ट आईडी कार्ड होने चाहिए, और आपके बीवी और बच्चों के पास पासपोर्ट भी इशू होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़े सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि यार ये क्या बातें करी जा रहा है, हमने जाना है बाहर, हमारे बीवी बच्चों ने, माँ बाप ने तो नहीं जाना। तो भाई अगर तो आप लोग उनमें से एक हो जिन लोगों ने वहां जाकर अपनी फैमिली को भूल जाना है और मुड़ के कभी अपनी फैमिली को देखना ही नहीं, सिर्फ उनको खर्चा भेज के अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है और कभी जिंदगी में सोचना ही नहीं कि अपनी फैमिली को भी बाहर बुलाएं, तो फिर तो डेफिनेटली आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़नी। फिर आपके लिए सिर्फ आपका कंप्यूटराइज्ड आईडी कार्ड और 10 साल का पासपोर्ट भी काफी होगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़े से भी सेंसिबल बंदे होंगे तो आप लोगों को ये बात समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि आज नहीं तो कल जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पे जाके आप लोगों को इस चीज की जरूरत पड़ जानी है कि शायद आप लोग अपने माँ बाप को बुला रहे हो, या शायद आप अपने बहन भाइयों को बुला रहे हो, बल्कि बीवी बच्चों को तो एक ना एक दिन आप लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। तो जब भी आप लोग अपने माँ बाप के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को अपना रिलेशन प्रूव करने के लिए आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आप अपनी बीवी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपना रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए कंप्यूटराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और जब आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं और आपके बच्चे बाहर आते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों को बच्चों का कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब यहाँ पे कई फनकार ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार जो टाइम आएगा उधर देखी जाएगी। तो ऐसे फनकार यहाँ पे मैं हर दूसरे दिन देखता हूँ जो दोनों हथी पिट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यार चंगा होता टाइम से काम करा ले होंगे। अब उन्हीं सारे काम के लिए यहाँ पे 10 गुना ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं, और कई काम ऐसे हैं जो बाहर बैठ के हो ही नहीं सकते। जैसा कि अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाने हैं तो उसके लिए माँ और बाप का होना जरूरी है। तो जब तक आप लोग वापस अपने कंट्री में जाकर अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन बाय हैंड खुद सबमिट नहीं कराएंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होने। हाँ, हो सकता है कि आप लोगों का बहुत ऊपर तक ताल्लुक वास्ता पड़ता हो, तो वो एक रेयर केस है, लेकिन उस केस में भी मुश्किल है, कुछ चीजें ताल्लुक वास्ते से भी नहीं हो पाती। तो बेहतर यह है कि इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी रिस्क ना लें। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि ना सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स इशू करवाने बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट शुदा होने चाहिए। आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से टेस्ट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेशन कैसे करवानी है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आपने वो देखनी है तो आप उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं।
इसके बाद आते हैं आप लोगों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशन आप लोगों की बेशक मैट्रिक है या बेशक आप लोगों ने बैचलर्स की है, मास्टर्स की है या बेशक आप लोग पीएचडी हैं। नंबर 1, आप लोगों के सब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आप लोगों के जो नेम, फादर नेम, आपकी सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वो सब आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के साथ 100% डीटो मैच होना चाहिए। अगर 1% भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आप लोग बहुत बुरे तरीके से जलील होंगे। मैं अपने डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन में 2-3 लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन लोगों का सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से प्रोसेस 2-3 साल ऐसा गंदे तरीके से लटका है और बहुत ज्यादा नुकसान उठाया उन लोगों ने। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स टेबल में रखें और उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ 1-to-1 टैली करें कि कोई आपके नेम के स्पेलिंग की मिस्टेक, कोई फादर नेम के स्पेलिंग की मिस्टेक, कोई आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक कुछ भी नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड 100% मैच करना चाहिए। अगर तो आप लोगों का रिकॉर्ड 100% मैच है देन आप लोगों ने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। अब अटेस्टेशन के लिए मैट्रिक और एफएससी को आप लोग पहले आईबीसीसी से टेस्ट करवाते हैं, देन आप लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाते हैं। एफएससी से ऊपर आप लोग के जितने भी सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब पहले आप हायर एजुकेशन कमीशन से टेस्ट करवाते हैं, देन आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाते हैं। अब आईबीसीसी के टेस्टेशन से रिलेटेड, एचईसी के टेस्टेशन से रिलेटेड और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की टेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद आती है इक्विलेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब कई कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि आपकी अटेस्टेशन के ऊपर इक्विलेंसी भी डिमांड करते हैं आपसे, जैसा कि कनाडा में एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की डिमांड है और यूएई के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की अटेस्टेशन के बाद वो एक्स्ट्रा यूएई एम्बेसी की अटेस्टेशन डिमांड करते हैं। और इवन यूएई के अंदर कुछ कंपनीज और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोगों को अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इक्विलेंसी लेनी पड़ती है। और ऐसे ही हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स हैं, तो मेक श्योर आप लोग जिस भी कंट्री में अप्लाई करें उस कंट्री के अंदर क्या रूल्स हैं और वो लोग इक्विलेंसी डिमांड करते हैं नहीं करते, और अगर करते हैं तो कौन सी डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है आइल्स या लैंग्वेज टेस्ट। हर मुल्क के लिए और हर जगह के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जगह पे ये जरूरी होता है। तो मेक श्योर आप लोग टाइमली अपने आइल्स का टेस्ट दें और सही कैटेगरी में दें। अगर आप लोगों ने स्टडी वीजा के लिए जाना है देन आप लोग एकेडमिक की कैटेगरी में देंगे। अगर आप लोगों ने किसी भी और वीजा के लिए अप्लाई करना है तो आप जनरल कैटेगरी में देंगे। आइल्स से रिलेटेड भी A to Z सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। बाकी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जैसा कि जर्मनी, वो अपनी अपनी लैंग्वेज का कोर्स आप लोगों से डिमांड करते हैं। जैसा कि जर्मनी डुअच लैंग्वेज का A1 टेस्ट डिमांड करता है, वो भी सबसे हल्के वीजा के लिए। और जैसे जैसे वीजा कैटेगरी ऊपर जाती है वैसे ही A1, A2, B1, B2 इनकी टेस्ट की कैटेगरीज हैं, वैसे वो उनकी डिमांड है। उसके बाद बात करते हैं सीवी, रेज्यूमी और कवर लेटर के बारे में। अब अगर आप लोग स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सीवी और कवर लेटर डिफरेंट होगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सीवी और कवर लेटर डिफरेंट होगा। और अगर आप लोग किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में डायरेक्ट इमिग्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं, या आप लोग परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप लोग एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन शॉर्ट किसी भी ऐसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर डायरेक्ट इमिग्रेशन इन्वॉल्व है, तो फिर आप लोगों की सीवी और कवर लेटर डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट से मुराद मेरी ये नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ जैसे एक जॉब के लिए डिफरेंट होता है दूसरी जॉब के लिए डिफरेंट होता है ना। और जॉब के लिए जो सीवी और कवर लेटर आप बनाते हैं उसके अंदर आप उस कंपनी के रिक्रूटिंग या हायरिंग मैनेजर को मुखातिब करके बात करते हैं जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने इमिग्रेशन ऑफिसर को डायरेक्ट मुखातिब करके और उस इमिग्रेशन प्रोग्राम से रिलेटेड बात करनी है। और अगर आप लोग स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को मुखातिब करके बात करनी है। सीवी और कवर लेटर से रिलेटेड भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस अपलोड की है, उसके अंदर A to Z लाइव डेमो देके मैंने आप लोगों को सीवी और कवर लेटर लिखने का सारा तरीका बताया हुआ है। आप उससे सारी हेल्प लेके अपनी सीवी और कवर लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में। इसको आप कवर लेटर का बड़ा या छोटा भाई समझ लें। उसकी रीजन ये है कि इसका पैटर्न कवर लेटर से मिलता जुलता होता है और ये शायद आपसे हर कोई डिमांड ना करे, लेकिन स्टडी वीजा के लिए मेजॉरिटी केसेस में ये चाहिए होगा। इसके अंदर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है कि आप लोगों का अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आने का रीजन क्या है। बेसिकली जो आप एक कंट्री से उठ के दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो ये आप लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है कि भाई आना क्यों है आपने। तो अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी अच्छा सा तैयार करके अपने पास रेडी रखें। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड भी मेरी हेल्प चाहिए होगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इसके बाद बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन या कोई भी और वैक्सीनेशन वगैरह जितने भी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। खासतौर पे पोलियो और कोरोना वैक्सीनेशन से रिलेटेड कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। आजकल तो एयरपोर्ट पे भी डिमांड करते हैं कि अगर आप लोगों का वीजा भी लग गया, सब कुछ 100% हो गया और आप लोग जा रहे हुए, लेकिन अगर आप लोगों से एयरपोर्ट पे जाते हुए पोलियो का सर्टिफिकेट मांग लिया उन लोगों ने और आप लोगों के पास वही ना हुआ तो सब कुछ गया तेल लेने, वहीं से आप घर वापस। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें भी आपके पास पूरी हों।
इसके बाद बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बारे में। अब जिन लोगों को तो प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जैसे स्टडी वीजा के लिए, पीआर के लिए, या एक्सप्रेस एंट्री के लिए, या किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए, उन लोगों के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है। उन लोगों ने तो बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करनी है और वो फेक नहीं लगनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको मेंटेन करें। बेस्ट सजेशन ये है कि जब आप लोगों ने अप्लाई करना है उससे 6 महीने पहले से मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। लेकिन वो लोग जिन लोगों के अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, उन लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि जितना हस्बे तौफीक अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं लाजमी करें। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है आपकी एप्लीकेशन में। साथ में अगर आप लोगों के कोई एसेट है, कोई ओनरशिप में आपकी चीजें हैं, वो भी आप जरूर उसके डॉक्यूमेंट्स साथ में रेडी रखें, क्योंकि कहीं पे वो भी डिमांड किए जा सकते हैं आपसे, और नहीं भी डिमांड करेंगे तो अगर आपकी फाइल में पड़े होंगे तो वो आपकी फाइल को तगड़ा करेंगे। तो इसके बाद आ जाता है कि ये तो सारा कुछ हो गया, तो अब अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि किस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है, आगे भी मैं अपलोड करता रहूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोगों ने जॉब हंटिंग कैसे करनी है। तो मेरा भाई आप लोगों को मेरा ब्रादराना मशवरा कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप रखें अपने टेबल पे अपने सामने, और फिर अपने आप को एनालाइज करें कि आप लोगों के पास क्या एजुकेशन है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, क्या स्किल्स है, और किस तरह की लाइफ आप आगे चाह रहे हो। उसके हिसाब से पहले आप अपना कैरियर और जॉब चूज करें, फिर उस जॉब और उस कैरियर के हिसाब से कंट्री चूज करें कि वो वाला कैरियर और वो वाली जॉब सबसे ज्यादा किस कंट्री में बेहतर है, किस कंट्री में उस जॉब का उस करियर का सबसे ज्यादा स्कोप है। ना कि इस तरह के फलाने कंट्री ने एक इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च किया तो बस धड़ाधड़ अप्लाई करो। भाई वो जॉब अगर आपके लिए है ही नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो अगर उसके लिए, या फिर आप लोग उस क्राइटेरिया को नहीं मीट करते, या आपकी पर्सनैलिटी नहीं मैच करती उस जॉब के साथ, तो अव्वल तो शायद आपका नाम ही ना आए। लेकिन अगर आपका नाम आ भी गया तो जाके उधर करोगे क्या। कैरियर दूसरों के देखा देखी नहीं बनते, कैरियर आपके अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। अगर तो आप दूसरों की देखा देखी चलोगे और दूसरों के मशरों पे चलोगे तो जुम्मा 8 दिन चल सकोगे, उसके बाद आप लोगों ने गिर जाना है। तो अपनी जात पे तरस खाएं, अपना कैरियर खुद चूज करें, और वो चूज करें जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है, ना कि दूसरों के पपेट बन के दूसरों के इशारों पे चले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप लोगों को अपना मुल्क से बाहर जाने के प्लान में चीजें लाइन अप करने में अब बहुत आसानी होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अपनी फीडबैक से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। इसके अलावा भी आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल है वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे सकूं। अगर मेरी वजह से आप लोगों में से किसी 2, 4, 6 बंदों की जिंदगी में भी आसानी पैदा होती है तो मेरे लिए वही काफी होगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।